नमस्कार, मेरा नाम है प्रांजल और आप सभी का हमारी YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो साल 2010 की उत्तराखंड की इस घटना ने लोगों का रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया। तो ये घटना उत्तराखंड में हुए अपराधों में अब तक का सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। ये घटना एक ऐसे शख्स की जिसने एक औरत के साथ प्रेम विवाह किया, उसके साथ जीने मरने की कसमें खाई और बाद में उसी का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद उस शख्स ने अपनी पत्नी की लाश को छुपाने के लिए जो कदम उठाए वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक और शर्मनाक थे। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून की है। 10 फरवरी साल 1999 को राजेश और अनुपमा बहुत खुश थे क्योंकि दोनों के बीच साल 1992 से चले आ रहे प्यार के नाम को उस दिन एक नया नाम मिल रहा था। दोनों अब पति पत्नी के बंधन में बंधने जा रहे थे। वो दोनों प्रेम विवाह कर रहे थे। राजेश और अनुपमा दोनों दिल्ली के रहने वाले थे। शादी के बाद राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गया। राजेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साल 2006 आया और ये साल दोनों पति पत्नी के जीवन में दो दो खुशियां लेकर आया। राजेश और अनुपमा जुड़वा बच्चों के माँ बाप बन गए थे। इन जुड़वा बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की थी। इनका परिवार अब पूरा हो गया था। साल 2008 में राजेश अनुपमा के साथ अमेरिका से वापस दिल्ली आ गया। राजेश ने इंडिया में ही रहने का मन बना लिया और अपनी बीवी बच्चों सहित देहरादून में शिफ्ट हो गया। वो देहरादून छावनी के प्रकाश नगर के 2 कमरों वाले एक किराए के कमरे में रहने लगा। अमेरिका से इंडिया लौटने के बाद राजेश और अनुपमा के रिश्तों में वो पहले जैसा प्यार नहीं रह गया था और इनके रिश्तों में खटास आ गया था। अब दोनों पति पत्नी बात बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। दोनों एक दूसरे को गलत और नीचा दिखाने लगे थे। इस तनावपूर्ण माहौल में देहरादून में रहते गुलाटी परिवार को 2 साल बीत गए। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी की पत्नी अनुपमा देहरादून से अचानक लापता हो गयी। राजेश ने अपनी पत्नी की लापता होने की किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट पुलिस थाने में दर्ज नहीं कराई, न ही उसे ढूंढने की किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी दिखाई। अनुपमा के लापता होने के बाद 4 साल के दोनों बच्चे अपनी मां के लिए परेशान होने लगे। जब दोनों बच्चे अपने पापा राजेश से पूछते कि मम्मी कहाँ हैं, तब राजेश उनसे कहता कि मम्मी तुम्हारे नाना नानी के पास दिल्ली गई हैं और वो जल्द ही घर आ जाएंगी। पर यहाँ तो मामला ही कुछ दूसरा था क्योंकि अनुपमा अपने मायके दिल्ली में थी ही नहीं। उधर अनुपमा के माँ बाप भी अपनी बेटी को लेकर परेशान थे क्योंकि कई दिनों से उनकी फोन पर बात उससे नहीं हो पाई थी। वो जब भी अपने दामाद राजेश से अनुपमा से बात करने के लिए कहते तो राजेश बात को घुमा देता। एक दिन अनुपमा के माँ बाप ने राजेश से फोन पर पूछा कि आखिर अनुपमा हमसे बात क्यों नहीं करती। तब राजेश ने उन्हें बताया कि उन दोनों में नोकझोंक हो गई है और वो गुस्से में घर से चली गई है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो जल्द ही घर लौट आएगी और आप लोगों से बात भी करने लगेगी। अनुपमा के माँ बाप को भी लगा कि पत्नी और पति में ऐसे झगड़े होते रहते हैं और जब अनुपमा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो जल्द ही अपने घर लौट जाएगी। लगभग 1.5 महीने बीत गए और उन बूढ़े माँ बाप को भी अपनी बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे सुजान कुमार प्रधान को देहरादून अनुपमा की खबर लेने के लिए भेज दिया। अनुपमा को लापता हुए 57 दिन बीत चुके थे और ठीक 57वें दिन दिसंबर 2010 को अनुपमा के भाई सुजान कुमार प्रधान अपनी बहन के घर देहरादून पहुंचा। प्रधान ने जब अपने जीजाजी राजेश गुलाटी से अपनी बहन के बारे में पूछा तब राजेश ने कहा कि उसे नहीं पता है कि अनुपमा कहाँ है। राजेश अपने साले प्रधान के हर सवाल के गोलमोल जवाब देने लगा जिससे प्रधान को अपने जीजा राजेश पर शक होने लगा कि हो ना हो कि राजेश को पक्का ये बात पता है कि अनुपमा कहाँ है। प्रधान जब अनुपमा से मिलने के लिए अंदर जाने लगा तब राजेश उसके बीच में आ गया। वो उसे घर के अंदर जाने से रोकने लगा। सुजान प्रधान अपने जीजा राजेश की इस हरकत से पूरी तरह चौंक गया। उसे ये विश्वास हो गया कि हो ना हो उसकी बहन के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसके बाद उसने बिना देरी किए छावनी थाने में अपनी बहन की लापता होने की कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस मामले की छानबीन के लिए प्रधान के जीजा राजेश गुलाटी के 2 कमरों वाले किराए के मकान पर पहुंची। पुलिस ने कमरों का कोना कोना छान मारा पर अनुपमा उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी पुलिस की नजर कमरे में पड़े एक डीप फ्रीजर पर पड़ी। पुलिस ये सोचकर हैरान हुई कि डीप फ्रीजर तो अक्सर दुकानों में रखे जाते हैं, घरों के लिए तो अधिकतर नॉर्मल फ्रिज यूज होते हैं। राजेश को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे घर में डीप
फ्रीजर रखना पड़ गया। पुलिस ने उस डीप फ्रीजर को खुलवाया और डीप फ्रीजर खुला तो उसमें कई सारी काली पॉलीथिन मिली। उन थैलियों में जो भी था वो जमकर पत्थर जैसा हो चुका था। उन थैली को डीप फ्रीजर से बाहर निकाला गया। जब थैलियों से बर्फ पिघली तो पुलिस ने जब उसे खोलकर उसके अंदर झांका तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो थैलियां इंसानी मांस के टुकड़ों से भरी हुई थीं। इसके बाद एक एक करके थैलियां चेक की गईं। सब में इंसानी शरीर के कोई न कोई टुकड़े भरे गए थे। पूरे एक इंसान को पूरे 70 टुकड़ों में काट के कई पॉलीथिन की थैलियों में भर दिया गया था। पुलिस उन सारी थैलियों और वहां मौजूद सारे सबूतों को जब्त कर लिया। ये बात तो एकदम साफ हो चुकी थी कि ये मांस के टुकड़े थे। पुलिस ने राजेश गुलाटी को तत्काल गिरफ्तार किया। पुलिस को राजेश गुलाटी से उन काली थैलियों के राज उगलवाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। राजेश ने बिना किसी पश्चाताप के पुलिस को बताया कि शादी के बाद से ही अनुपमा के साथ उसके संबंध बिगड़ गए थे और उनके संबंध तब और बदतर हो गए जब वो देहरादून में शिफ्ट हुए। दोनों पत्नी पति में छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई थी और धीरे धीरे बात हद से आगे बढ़ जाती है। राजेश अनुपमा से लेकर इस बात से झगड़ता कि अनुपमा का अमेरिका में उसके एक दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था। वहीं अनुपमा राजेश से इस बात को लेकर झगड़ती कि राजेश का शादी के बाद भी कोलकाता की एक महिला के साथ अवैध संबंध था। पुलिस की पूछताछ में राजेश गुलाटी ने इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका से आने के बाद उसने चुपके से एक महिला से कोलकाता में शादी कर ली थी। अनुपमा ने देहरादून में महिला हिंसा रोधी शाखा में अपने पति के खिलाफ शिकायत भी की थी, जिसके कारण राजेश को हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपए महीने गुजारा भत्ता के रूप में देना पड़ता था। राजेश के मुताबिक अनुपमा कुछ ही महीने बाद उससे और पैसों की डिमांड करने लगी और राजेश के हिसाब से 17 अक्टूबर 2010 को यही मुद्दा उठाकर उससे बहस करने लगी कि 20,000 रुपए उसके लिए पर्याप्त नहीं है और उसे और पैसे चाहिए। अब दोनों पति पत्नी के बीच इसी बात को लेकर बहस चालू हुई और धीरे धीरे इस बहस ने हाथापाई और मारपीट का रूप धारण कर लिया। इसी हाथापाई में राजेश ने अनुपमा को पकड़ के जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे अनुपमा अपना संतुलन खो बैठी और वो गिर पड़ी। गिरते ही उसका शरीर बेड के कोने से जा लगा, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। अनुपमा को देख राजेश की हालत खराब हो गई। पहले तो उसे लगा कि अनुपमा मर गई है, पर जब उसके पास गया तो उसने देखा कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। अब उसके मन में ये द्वंद चलने लगा कि वो पत्नी का करे तो क्या करे। अगर उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो उसे जरूर जेल भिजवा देगी। फिर उसने सोचा कि इससे अच्छा तो ये रहेगा कि इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए जिससे दुनिया कभी ये जान ना पाए कि अनुपमा के साथ क्या हुआ। अब अपने एक जुर्म को छुपाने के लिए राजेश गुलाटी ने एक और भयानक जुर्म करने की ठान ली। वो घर में रखे हुए कॉटन ले आया और उस कॉटन को बेहोश पड़ी अनुपमा के मुंह और नाक में ठूस दिया ताकि वो सांस ना ले पाए और दम घुटने से जल्द ही उसकी जान चली जाए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। थोड़ी देर बाद अनुपमा की सांसें बंद हो गईं। राजेश के सामने एक और दिक्कत खड़ी हो गई कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। इसके लिए उसने सोचा कि लाश को मसूरी के जंगल में फेंक कर आएगा, पर अगर वो लाश को अपने घर से बाहर खड़ी कार तक ले गया और किसी की नजर उस पर पड़ गई तो उसका सारा भेद खुल जाएगा। 2 दिनों तक राजेश इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि लाश का आखिर क्या किया जाए। इसी बीच अनुपमा की लाश 2 दिनों तक राजेश के बाथरूम में पड़ी रही। इसके लिए उसके दिमाग में ख्याल आया कि लाश को छोटा करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके उन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा। घटना के 2 दिन बाद राजेश गुलाटी बाजार गया और वहां से एक इलेक्ट्रिक आरी यानी पत्थर काटने वाली ग्राइंडर मशीन, एक हथौड़ा और एक डीप फ्रीजर खरीद लाया। अनुपमा ने जिस इंसान के साथ न जाने कितने खूबसूरत पल बिताए थे, 7 जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसने उस इंसान को 2 खूबसूरत बच्चे दिए थे, उस दिन वही इंसान उसके शरीर से सांसें छीनकर इलेक्ट्रिक आरी से उसके शरीर के अंगों को एक एक करके काटने लगा। राजेश का पूरा शरीर अनुपमा के खून की छींटों से भर गया, पर वो अपनी पत्नी की लाश को काटता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक उसके लाश के 70 टुकड़े नहीं कर दिए। फिर उसने उन टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके कई काली पॉलीथिन में भर दिया और इन थैलियों को डीप फ्रीजर में डाल दिया ताकि लाश के टुकड़े सड़े ना और उनमें से बदबू ना आए। अब वो अनुपमा को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकता था। राजेश को लाश के टुकड़े करने का आइडिया एक मशहूर हॉलीवुड फिल्म द साइलेंस ऑफ द लैम्स से आया था। इस बीच वो कई बार इन पॉलीथिन की थैलियों को ठिकाने लगाने के लिए मसूरी के जंगल में गया। इन थैलियों को फेंकने में उसने बहुत सावधानी और तसल्ली दिखाई। वो एक बार में केवल एक ही थैली फेंकने ले जाया करता और साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले जाया करता था। जिस माँ से मिलने के लिए बच्चे 57 दिनों तक परेशान थे, रो रहे थे, उनकी माँ उनके घर के ही डीप फ्रीजर में लाश बनकर पड़ी थी। सोचिए कि अगर दिसंबर
2010 को अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान देहरादून नहीं पहुंचता और राजेश उसे अपने घर में घुसने से नहीं रोकता तो शायद राजेश का भेद खुल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। राजेश गुलाटी ने अपने किए अपराध को बड़ी आसानी से स्वीकार किया। उसे अपनी पत्नी की हत्या का रत्ती भर भी पश्चाताप नहीं था। पुलिस ने उससे जो भी पूछा उसका वो बड़ी बेफिक्र और सरलता से जवाब देता गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने जो भी किया सही किया और ये सब उसने अपने बच्चों के भले के लिए किया। पुलिस ने कुछ थैलियों को उन जगहों से भी बरामद भी कर लिया जिस जगह राजेश ने उन्हें फेंका था। इस केस को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजेश गुलाटी को अनुपमा की हत्या के आरोपी बताते हुए देहरादून कोर्ट में 10 मार्च 2011 को चार्जशीट दाखिल कर दी, जहां कोर्ट में राजेश गुलाटी को सितंबर 2017 में उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने उसके ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इन पैसों में से 70,000 रुपए राजकीय कोष में जाएंगे और बाकी के बचे पैसे राजेश के बच्चों के खाते में जाएंगे जो कि उनकी देखभाल के लिए खर्च किए जाएंगे। राजेश गुलाटी ने 2017 में ही देहरादून की निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। तभी से ये मामला हाई कोर्ट में लंबित है। राजेश के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वो अपने मामा के साथ रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी के लिए बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को जरूर से दबाना। धन्यवाद।